जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, जिनसे हम बांग्लादेश के अंदर जो भारतीय या फिर हम भारत के खिलाफ जो एक नफरत और बड़ा आंदोलन चल रहा है, और ये जो आंदोलन है लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। Thank you, Amber, and thank you once again for inviting me for your channel. And I'm with a cowboy hat. It's been presented by यस my सर। daughter, who's come all the way from Dallas with a gift for her dad. So to honor her gift, I'm wearing this hat, and I must do It's salam to your looking good, and it's suiting you a lot, sir. daughter. The Thank you so much. cowboy look. Yeah, 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 yeah. So yeah, so moving forward. Actually, sir, जिस तरह के हालात हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, हसनत अब्दुल्ला जो नेशनल सिटीजन पार्टी नई स्टूडेंट लीडरशिप है, वो लगातार भारत के खिलाफ बड़ा नफरत, बड़ी आंदोलन चला रहे हैं, और बांग्लादेश में हम देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। वैसे भी अगर हम मोहम्मद यूनुस को देखते हैं तो सर, उन्होंने चाहे शेख हसीना हो या फिर खालिदा जिया, दोनों रास्ते से ऑलमोस्ट हट चुकी हैं, और उसके बाद भी ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ भारत को प्रोवोक करने के लिए, जैसे कि हमने देखा था सर, बे ऑफ बंगाल में जो इंडियन फिशरमैन रहे, उनके ऊपर अटैक होना हो बंगाल नेवी की तरफ से, बांग्लादेश नेवी की तरफ से। और साथ ही अब इतना ज़्यादा हालात खराब हो गए हैं कि भारत ने ढाका के अंदर वीज़ा से एप्लीकेशन सेंटर को भी बंद करना पड़ा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर सर इन हालातों को समझने की कोशिश करें, भारत ने डिप्लोमेटिकली मैक्सिमम सपोर्ट बांग्लादेश को दिया है, और अब 1971 की जो आज़ादी थी उसको लेकर भी बांग्लादेश की तरफ से सवाल उठने शुरू हो गए। तो ये तो पता है कि एक मुस्लिम माइंडसेट और जो जमाती एलिमेंट्स थे वो एक्टिवेट थे, लेकिन अचानक से इतना ज़्यादा जो भारत के खिलाफ जो एक एंटी इंडियन सेंटिमेंट नज़र आ रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं जो अब तक यहाँ से आ रहा है? ये पिछले कुछ सालों से नज़र आ रहा था कि वहाँ पे ये सारी सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे थे। सबसे पहले नमस्कार दोबारा अंबर, आपने मेरे को फिर से इनवाइट किया आपके चैनल के लिए। आपके व्यूअर्स को मैं तहे दिल से बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं उनकी कमेंट्स के लिए और उनकी इनकरेजमेंट के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब मैं ये सब्जेक्ट हैंडल करता था, नेबरहुड जब फौज में था मैं, तो उसमें चंद एक हम अपने लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे एस्केलेटरी मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स होता है वो हम आइडेंटिफाई करके अपने सीनियर ओहदेदार को देते थे। जब मैं ब्रिगेडियर रैंक पे था इस तरह करते थे, और सीनियर ओहदेदार को जाके ब्रीफ करते थे कि सर ये जो पॉइंट है, ये रेड लाइन नंबर 1, ये रेड लाइन नंबर 2, ये रेड लाइन नंबर 3, ये जो 3 रेड लाइन अगर पार हो जाते हैं तो पानी आपका नाक के ऊपर आ जाता है, आप नाक के बराबर, यानी कि आप भूल जाइए 7 ईस्टर्न स्टेट्स। क्योंकि मैं डोकलम का जो इंसिडेंट हो रहा था, डोकलम हुआ 2017, और ये इंसिडेंट को हिंदुस्तान के फौज करीब ये 2013 से, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, 13 से मेरे को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था, और 13-14 जो जगह को रेकी के लिए जाना चाहिए वो जाके जमीन के ऊपर मतलब ये सारे डिस्क्रीट एक्टिविटीज हुआ करते थे। करने के बाद अपना असेसमेंट करके सीनियर्स को प्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं। मैंने एक समय में बताया था मेरे सीनियर्स को, और जो जाके हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको भी ब्रीफिंग में बताए थे कि सर पानी ये लाइन के ऊपर जब आ जाता है वो नाक के ऊपर बराबर हो जाता है, तो उस यहाँ तक आने से पहले आपको इस जगह पे ये एक्शन लेने के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हर एक कोर्स ऑफ एक्शन का एक एस्केलेटरी मैट्रिक्स होता है। और लेकिन उससे पहले थोड़ा थ्रेट को हमें गौर से समझना निहायत आवश्यक है। थ्रेट जो है, जो चीजें हमें दिख रहा है वो नहीं है थ्रेट, उसके पीछे काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर मैं आपके पॉडकास्ट में तो पूरा चीज बता नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है। मैं आपके बाकी पॉडकास्ट में सुनता हूं को काफी सारे हैं जो नॉन मिलिट्री पैनलिस्ट हैं, वो उनकी समझ काफी हद तक सही है, लेकिन इतना एक इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनी हुई है। अभी मैं कुछ बताऊंगा, आप पूछोगे
कि आईएसआई के इतने नुमाइंदे मारे गए अननोन गनमैन से, यूएसए के इतने जो स्पेशल फोर्सेस के हैं वो भी गए, उसके जी सर। ये तो ये इनका सवाल मैं बांग्लादेश आज एक्चुअली आपसे करने वाली थी और आपने खुद उठा लिया कि ये अननोन गनमैन वाला जो यूट्यूबर्स जो बात करते तो हैं, ये क्या आपको कौन लगता है कर कि रहा है? वाक़ई अब में मेरे को पता नहीं है कौन कर रहा है, लेकिन हो रहा है हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए हो रहा है बड़ा, जब उसको तो सपोर्ट करना चाहिए छाती पीट के। जो कर रहा है अननोन गनमैन है, करो, मारो उनको, मारो या मारो। मतलब अननोन गनमैन का टैक्टिक्स इतना आसान नहीं होता है। मैं अंबर अगर बताऊं तो इसका आप मान के चलिए वो राइट ऑफ कर देते हैं परिवार की तरफ से, उसका कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, उसके कोई ना माँ की पहचान, ना बाप की पहचान, ना घर का, ना जन्म का लोकेशन, ना कोई आई कार्ड होता है, ना अकाउंट होता है, उसका कुछ नहीं होता है। इस किस्म की ये बहुत ही बड़ा एक चुनौतीपूर्वक काम होता है। जो लोग काम करते हैं ये चीजें काफी सीरियस मैं थोड़ा बहुत हैंडल किया हूं तो जानता हूं ये बहुत रिस्की मिशन होते हैं। और इतना कह सकता हूं कि हिंदुस्तान नहीं कर रहा है, कर रहा है कोई, कर रहा है अच्छा कर रहा है, इतना कह सकता हूं। और ये भी कहता हूं कि भारत की सरकार अभी सो नहीं रहा है, एक एक चीज को बारीक निगाह से देख रही है और हर चीज का काउंटर स्ट्रेटेजी को बनाते जा रही है और इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि ये जो इलेक्शन होना है, क्या डेट दिया है, 12 फरवरी, 12 फरवरी से पहले होगा ना ये 12 इलेक्शन। फरवरी। इलेक्शन हिंदुस्तान इतना ही कह रहा है कि भैया ये एंड इंक्लूसिव फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन होना चाहिए। इंक्लूसिव कैसा होगा, आपके आपके सवाल में आपने बता दिया कि जियाद का तो तबीयत खराब है, उनका बेटा तो आ नहीं रहे हैं, और अभी रह गया अवामी लीग, मतलब बीएनपी तो गया, अभी अवामी लीग का अगर देखते हैं तो अवामी लीग का वो तो बैन कर चुके हैं, ठीक है नहीं। और पॉपुलैरिटी अगर देखेंगे आज के दिन में भी, हालांकि बीएनपी काफी पीछे से वो अवामी लीग को विंग कर रहा है, यानी कि उनको वोटर्स को जीतने की कोशिश कर रही है, जो काफी हद तक इनिशियल सक्सेस मिलने लगे हैं उनको, उनको प्रभाव डालने लगे हैं। और वोटिंग में क्या होगा क्या नहीं कह सकता, लेकिन जो एनसीपी है ये है ट्रबल शूटर मेरे अंदाज के मुताबिक। ये एनसीपी, ये जो नेशनल सिटीजन पार्टी आप कह रहे हैं, ये बेसिकली स्टूडेंट बॉडी है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसके अंदर जो गहराई में जो प्रोवोक करने वाला है, जो आग लगाने वाला है, मेरे विचार के मुताबिक जमायती है। और ऊपर से हिजबुल मुजाहिदीन, सॉरी, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, किसका नाम है भूल रहा जैश हूँ, मोहम्मद, जैश जैश मोहम्मद। मोहम्मद, जैश मोहम्मद जो अंदर घुस आया है। और सबसे बड़ी चुनौती जो है, चाहे हम माने या ना माने, बहुत कम चैनल पॉडकास्ट में चर्चा हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए अगर आप पैसा का फ्लो ऑफ वेल्थ या फ्लो ऑफ मनी को कंट्रोल कर पाएंगे, चुप कर पाएंगे, तो आपका 95% गेम जो है आप जीत गए। बाकी आप अननोन गनमैन के ऊपर छोड़ दो, चाहे वो कोई भी हो। मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बढ़िया है, गैंग वॉरफेयर चल रहा है, ये अच्छा है कि बांग्लादेश की तरफ फैल रहा है, बस करने दो अपना ड्यूटी। लेकिन भारत सरकार को वो हर कदम पे देखना चाहिए, और आगे उसको जो बोलते हैं ना उडा लूप के आगे रहना निहायत आवश्यक है। उडा लूप का जिनको समझ में नहीं आता, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसीशन, डायरेक्ट एंड एक्शन, उसके बीच में जो जोड़ता हुआ ग्लू है, जो गुंद हुँ, होता है, उसको बोलते हैं फीडबैक। हुँ, हर स्टेट से कोई एक फीडबैक, एक सीनियर ओहदेदार जो है उसके पास आना चाहिए, बड़ी पिक्चर जिसको मालूम है। फीडबैक, हमेशा फीडबैक का लूप कंप्लीट होना चाहिए अगला एक्शन लेने से पहले, तब जाके टाइम बाउंड और आप एहेड ऑफ लूप रह सकते हैं, नहीं तो रह नहीं पाएंगे। और मैं सिर्फ यहीं पे कहता हूँ, जी। काफी मैं पढ़ रहा था वेस्टर्न लिटरेचर, हमारे जो ग्लोबल साउथ का भी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहा था, लोगों के अंदर ये गलतफहमी आने लगा है कि यूएसए का हाथ नहीं है, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी लिख के डाल दिया ना वो डोनाल्ड ट्रंप जी। 2025 का, मैं वो एशिया को तो एक ही स्विप में उन्होंने कवर कर दिया, इंडिया का नाम तो है ही नहीं, अफ्रीका ना मतलब के ये बराबर, लैटिन इंडियन अमेरिका ऑफिशियल। ना के बराबर। लेकिन एक चीज वो बता रहे हैं कि मनरो डॉक्ट्रिन, इसी के लिए वो पीछे पड़े हैं, वेनेजुएला मदुरो को हटाएंगे, वो फिर वहां से पे। आज भी सर अटैक हुआ है शिप।
के हाँ, ऊपर? बड़ी पिक्चर ये है, देखो मेरे में मैं टीवी में आप एक्चुअली बड़ी पिक्चर बोल नहीं सकते हो। आपको 1.5 मिनट में, 1 मिनट में पूरा मोटी किताब को एक बोलना पड़ेगा। जी, तो बड़ी जी। पिक्चर ये है कि चाइना को आइसोलेट करने के लिए बड़ा गेम खेला जा रहा है ऊँचे लेवल पे, वो है रशिया को किसी भी तरह जो जियोपॉलिटिकल इकोसिस्टम है, उसमें वापस हुँ, लाना है। नंबर जी, 2, G8 उसको रिस्टोर करना है स्टेटस। नंबर 3, उसको इंटीग्रेट करना है, जो लीडिंग इकोनॉमी या ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करके जो हुँ, चाइना के गोद में अभी बैठा हुआ है वहां से दूर लाना, हटाना है। क्योंकि एक दिन मेरे ख्याल से आपका ही पॉडकास्ट था, आप पूछ रहे थे या और कोई पॉडकास्ट होगा, मैं एक चीज पे चुप रह गया। मैं प्यूटिन क्यों आए थे हिंदुस्तान में? शायद आपके पॉडकास्ट में नहीं, दूसरे पॉडकास्ट में हुँ, मैंने बताया कि लोगों को ओके। यही लग रहा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, प्रिविलेज्ड रिलेशनशिप 2000 को हुँ, स्टार्ट किया, 2010 को ये हुआ, अभी हथियार खरीदना, सब उम्मीद कर रहे थे कि SU-57 होगा, S-400 के ऊपर कोई डिक्लेयर होगा। इसका जो अंदरूनी बात है, रिलोस एक मामूली कोई एग्रीमेंट नहीं है। ये जो लॉजिस्टिक का जो जी, एक्सचेंज है, मामूली एग्रीमेंट नहीं, ये बहुत बड़ा एक, ये साजिश भी नहीं है, ये बहुत बड़ा एक प्लान जबरदस्त बन रहा है। प्लान क्या जी, है? छवि जब हम देखते हैं प्यूटिन और जी दोनों हाथ मिला रहे हैं, हुँ, कोई कोई जगह जप्पी भी लगाते हुए दिखते हैं, ठीक है ना? एक दूसरे को माला, उनका जो नेशनल अवार्ड है वो दे रहे हैं। हुँ, हाँ, और कह रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता जो है हार्ड देन एवरेस्ट, एवरग्रीन फ्रेंड है, सब कुछ। ये दिस इज ऑल एक्सेप्टेड। लेकिन पीछे बैकग्राउंड में एक एक क्या बोलते हैं वो आग, आपस में जो है वो टक्कर चल रहा है। ये हुँ, बहुत कम बात कर रहे हैं। चलो आपने ये पूछ लिया, मैं हालांकि बांग्लादेश के साथ तो इनडायरेक्टली रिलेटेड है, मैं यहीं पे खत्म कर देता हूँ। हुँ, सबसे बड़ा जो कहानी है, जो मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में नहीं कवर हो रहा है या टीवी में नहीं कवर कर रहे हैं, ऊपर से दिखावा अच्छा है दोनों देश के बीच में, लेकिन पीछे जो हो रहा है, ये जो व्लादिवोस्टोक है, व्लादिवोस्टोक में एक आइलैंड है जिसको होस्नोलिया, ऐसा कुछ नाम है, उसको बोलते हैं। ये 2010 को उन्होंने एग्रीमेंट, 2008 को उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, 50-50 के आधार पर बांट लिए थे। हुँ, ठीक? ये एक असुर और एक अमूर वाला जो नदी है, ये दोनों नदी का जो हुँ, हुँ, कन्फ्लुएंस होता है, ये आके जहाँ पे मिलता है उधर ही एक आइलैंड है। ये 150 साल पहले व्लादिवोस्टोक जो है ये चाइना का हिस्सा होता था। उस समय जार ऑफ रशिया, सोवियत यूनियन, उनके ऊपर लड़ाई करके कब्जा कर लिए थे। जब से ये कब्जा किए हैं, बीच में ट्रीटी भी खूब सारे साइन हुए हैं, 1893-94 के आसपास ट्रीटी साइन हुए हैं, दो ट्रीटी साइन हुए हैं। उसके बाद 2008 को 50-50 बांट लिए हैं। लेकिन हाल ही कुछ महीने पहले 2024 को जैसे हिंदुस्तान में चल रहा था ना, हर 6-8 महीने में रीनेमिंग ऑफ लोकेशन, अरुणाचल प्रदेश हो गया या हमारे इंडियन ओशन के अंदर हो गया, या और कोई जगह आप बोलते हैं चाइना, टाइम टू टाइम उस जगह के नाम बताता है। तो उसने कंप्लीट व्लादिवोस्टोक को मैप के जरिए से बताया कि ये तो चाइना का है। चाइना के वेबसाइट और सोशल मीडिया में अगर जाएंगे, आपको ये देखने में मिलेगा कि व्लादिवोस्टोक तो हमारा है, हम लेते ही रहेंगे। हम तो ताइवान ताइवान के ऊपर कहानी खत्म करके, डिस्कस करके खत्म कर देते हैं। ताइवान हो या ना हो, व्लादिवोस्टोक हुँ, सबसे उस और इम्पोर्टेंट है। वहां पे चाइनीज कोई नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन करीब आपको 600,000 के आसपास है उधर, 610,000 के करीब करीब है। और वहां पे टूरिज्म होता है। तो जो हुँ, 50% जगह है वो एक ब्रिज के जरिए से चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। लोगों को ये भी अंदाज मैं बता देता हूँ, मैप तो नहीं है यहीं पे। व्लादिवोस्टोक अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, दिमाग में छवि बनाना चाहते हैं, ये अलास्का के आगे ऊपर नीचे नहीं है। मैं क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स को लेक्चर देता हूँ, वो बिना हुँ, मैप देख के सवाल पूछते रहते हैं। वो आपका नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक छोटा सा टिप है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और ऊपर ऊपर, और जापान के ऑपोजिट साइड में। तो वो सी है, ईस्ट जापान सी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है व्लादिवोस्टोक। जी, ये सुरुला हुँ, और अमूर नदी जो है, असुर, ये जो दो नदी हैं, दोनों की जो कन्फ्लुएंस होता है,
ये दोनों हुँ, कॉन्फ्लुएंस के बीच में ये आइलैंड आता है और इस आइलैंड को धीरे-धीरे चाइना ने क्या किया है, पिछले कोई सालों से लोगों को दिल को जीतने की और उनको इन्फ्लुएंस करने उसको बोलते हैं पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑपरेशन। ये जो थ्री वॉरफेयर स्ट्रेटेजी है उससे बढ़कर ये अलग किस्म का एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है। पैसे के ज़रिए से जो हायरार्की में आते हैं लोग उनका पॉलिटिकल सिस्टम है उनको जीतने की कोशिश किए हैं और वहाँ का जो खेती-बाड़ी है, जो ज़मीन है, उसको खरीदना शुरू कर दिए हैं। और धीरे-धीरे वहाँ पे हैन चाइनीज़ की पॉपुलेशन भेज के रशियन औरतों के साथ शादी करने के लिए वो एनकरेज कर रहे हैं। आज अगर गूगल करके देखेंगे आपको मिलेगा 1000 2000 ज़्यादा 4000 होंगे चाइनीज़ जो टूरिस्ट हैं। लेकिन उन्होंने प्लान बना के रखा है कि अच्छा उसके ऊपर टक्कर भी हुई है। 1970s में लड़ाई हुई थी 1976-78 में एक लड़ाई हुई है वहाँ पे। किसका रशिया यूएसएसआर एंड चाइना के बीच में। उसके बाद समझौता हो गया था, एग्रीमेंट हुई है 1993-94 की तरफ। और उसके बाद 2008 को फिर 50-50 किया है उन्होंने। ये रशिया को मालूम है कि ये है चाइना का और चाइना कहते आ रहा है कि उनका हिस्टोरिकल रूट्स जहां-जहां पे थे, उसको किसी भी हुँ, तरह वो रिटेन करके रखेगा। लेकिन ये उनका स्टेटेड पॉलिसी में कहीं व्लादिवोस्तोक का नाम नहीं आएगा। आपका आएगा हांगकांग, माकाओ आएगा, ताइवान आएगा, व्लादिवोस्तोक बहुत कम जगह में मेंशन मिलता है। अगर जी, व्लादिवोस्तोक इसीलिए ये देखा है प्यूटिन साहब ने कि एक देश है जो कुछ काम करता है वो रिटर्न के लिए वो एक्सपेक्ट नहीं करता है और अच्छा एक क्रेडिबल दोस्त है जिसके साथ दोस्ती कर सकता है तो वो है वो है। हिंदुस्तान। ये जी, रेलोस के नीचे हिंदुस्तान को ये फ्रीडम दिया जा रहा है। व्लादिवोस्तोक के पास आउटस्कर्ट में एक छोटा सा आइलैंड है। वहाँ के एक मॉडर्न सिटी बनाने के लिए हिंदुस्तान को वेलकम किया जा रहा है। इंडस्ट्री जी, खोला जाएगा वहाँ पे। प्लस वहाँ पे ऐसा एक लॉन्च पैड बनाया जाएगा जो कि पूरा रशिया को मार्केट को ना केवल ट्रेन कर सकता है बल्कि उनका जो पॉपुलेशन एजिंग पॉपुलेशन आज के दिन में रशिया का एजिंग पॉपुलेशन एवरेज जो मीडियन एज है वो है 40.9 ईयर्स। ये जापान हुँ, जापान का 49 है 50 के आसपास। चाइना के साथ बराबर है ये। तो हुँ, ये काफी ऊंचे स्तर पे माना जाता है। उनके पास पॉपुलेशन कम होते जा रहे हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। तो और हुँ, व्लादिवोस्तोक पूरा ईस्टर्न फ्लैंक में आ जाता है पूरा एकदम। ये करीब-करीब आप मान के चलिए 8000 साढ़े 8000 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? मॉस्को से। इतना लंबा आप देखिए सफ़र करना पड़ता है। तो ये जी, जो एक पॉपुलेशन, दूसरा है उनका टेक्निकल स्किल्ड लेबरर्स, तीसरा है आज के दिन में जो ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। ये जी, ट्रेड इम्बैलेंस क्योंकि खूब सारे रुपया हैं जिसके लिए हम एनकरेज कर रहे हैं कि आप आइए हिंदुस्तान में इधर इंडस्ट्री बनाओ। मैं तो यहाँ जी, तक सुझाव दूँ कि हमारा जो नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट फैसिलिटी, आपका जो शिपयार्ड्स हैं, आपका जहाज बनाने का आज के दिन में आपका कितना 1500 वेसल्स हैं जिसके ऊपर आप आपका मर्केंटाइल ये सप्लाई होता है और जबकि 95% विदेशों की जो जहाज है उसके ऊपर डिपेंड है। जबकि हमारा 90 टू 95% एक्सपोर्ट जो होता है ये जो विदेश से लेते हैं जहाज इसके ऊपर होता है। सिर्फ 5% हिंदुस्तान का है। अगर ये कहीं ब्लॉक हो जाता है, बैन हो जाता है, कोई एम्बार्गो हो जाता है तो आपका एक्सपोर्ट बिजनेस पूरा खत्म। इसलिए हिंदुस्तान जी, को इसके ऊपर ध्यान देना निहायत आवश्यक है। मैं यहाँ तक सुझाव भी दिया हूँ कि रशिया का जो पैसा है उनका शिप बिल्डिंग में काफी तजुर्बा है। वो जी, शिप के इंजन बड़े अच्छे बनाते हैं। जैसे एरोस्पेस इंजन हमारा नहीं हो रहा है तो उनका मदद लेना चाहिए। उनका आइए, जी, पैसा इस्तेमाल करो, इधर जी, इंडस्ट्री खोलिए। जैसे जी, हम वहाँ पे उनसे बात किए हैं एक फर्टिलाइजर का फैक्ट्री करने के लिए, फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री करेंगे। वो चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को उधर चाइना अंदर आने से पहले उसको पोजीशन जी, कर ले, हम अख्तियार कर हुँ, लें, रशिया स्पीकिंग जो इंडियंस है वहाँ आके पहुँच जाए ताकि उनको एक काउंटर वेट मिल सकता है। ये है जो जी, छुपा हुआ चीज़ अंदर से आपका बन रहा है, स्टोरी बन रहा है, नैरेटिव बन रहा है। ये इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे लेकिन कमिंग बैक टू हुँ, बांग्लादेश कैसे जोड़ा हुआ है? जोड़ा इसलिए हुँ, है जब वेनेजुएला का बात करते हैं लोग वेनेजुएला पे ही अटक जाते हैं। किसी को नहीं पता है कि पिछले कोई सालों से करीब 30-40 साल हो गया वेनेजुएला से चीपेस्ट ऑयल जाता है क्यूबा में। क्यूबा रिफाइन हुँ, करके हवाना से सप्लाई होता है चाइना। चीप क्वालिटी, हाई क्वालिटी ऑफ ऑयल।
जी, तो ये चाइना को थ्रोटल करने के लिए ये दबाव इधर है, और ऑयल फील्ड का मेन जो मुख्य उसका नजर है ऑयल फील्ड के ऊपर काबू करने के लिए मदुरो को जब तक नहीं हटाएंगे तब तक ये काबू में नहीं आएगा। दूसरी बात क्या है, बड़ी पिक्चर ये है, मोनरो डॉक्ट्रिन में चाइना बिल्कुल फैला हुआ है पूरा विश्व में। जहां जहां पे यूएस था पहले, उसको धकेल के वो अंदर घुस गया है, क्योंकि ये यूएस का फिलोसॉफी और कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करता है वह जियो इकोनॉमिक्स, विन वॉर विदाउट फाइटिंग वन। जो जी। जियो पॉलिटिक्स पहले लागू था 2020 को, वो जियो इकोनॉमिक्स में चेंज ग्रेविटेट होके आके पहुंच चुका है। तो ये जो सर एक बांग्लादेश, सवाल मैं आपसे जी, हाँ, बांग्लादेश को लेकर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास समय कम है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हसनत अब्दुल्ला जो एनसीपी लीडर है, स्टूडेंट लीडर, वो लगातार उसने एक तो 7 सिस्टर्स को लेके, नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो थ्रेट दे रहे हैं। चाहे हम मोहम्मद यूनुस को देखें, जब भी उन्होंने जब पाकिस्तान के जनरल आए थे, शमशाद मिर्ज़ा, उनको वो सोवेरियन जो भी गिफ्ट वगैरह कुछ दिया था, सोवेनियर, उसमें भी वो देखा था। लेकिन सर आप वो खुलकर बोल रहे हैं कि अगर हम भारत के खिलाफ जो एंटी इंडिया जो भी वो है ग्रुप्स हैं, उनको हम बढ़ावा देंगे। और ये रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान जो है आईएसआई एक्टिवली अब बांग्लादेश सॉइल का इस्तेमाल भारत के विरोध करने वाला है, जो उनकी पुरानी स्ट्रेटेजी थी उसको वापस से रिएक्टिवेट कर रहा है। करें। ये चलिए, ये क्यों कर रहे हैं, कैसा जी हाँ, बांग्लादेश इस को एक्टिविटी हाँ, हो रहा है, मैं यही समझना चाह रही हूँ आपकी कि ये क्यों हो रहा है? ये पाकिस्तान से आप दूर या अलग से अगर देखेंगे, आपको सही हुँ, पिक्चर नहीं मिलेगा। कुछ हरकत जी। पाकिस्तान में हो रहे हैं, कुछ हरकत बांग्लादेश में हो रहे हैं, कुछ हुँ, हरकत ये जो विश्व में अलग-अलग जगह हो रहा है, जापान और चाइना के बीच में, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेयरिंग हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में और चाइना के बीच में जो हरकत हो रहे हैं, कहीं न कहीं ये डॉट्स जॉइन होते हैं। तो डॉट्स कहाँ-कहाँ पे जॉइन होते हैं? अगर ये इस किस्म की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, भारत के खिलाफ बता रहे हैं, तो उनका इरादा क्या है? उनका इरादा है वो प्रोवोक करने के लिए। किस लिए प्रोवोक करना चाहते हैं? उनको इरादा है कि हिंदुस्तान शेख हसीना को जल्दी से जल्दी एक्स्ट्राडाइट करे। क्या हिंदुस्तान एक्स्ट्राडाइट करेगा? मेरे ख्याल से, मेरे विचार के मुताबिक ये नहीं करेगा, क्योंकि जो भी आपका एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में पॉलिटिकल क्लॉज है, लिखा हुआ है क्लियरली। अगर ये पॉलिटिकल कॉज होता है जिसकी वजह से आप उनको पनिशमेंट जो दिए हो, लाइफ टर्म बोलिए या आप बोलिए कि ये क्या बोलते हैं उसको, बाय हैंगिंग और व्हाटएवर दिस थिंग, फांसी की सज़ा। हाँ, फांसी की सजा, ये जो भी कुछ है, अगर कोई पॉलिटिकल कॉजेस उसके साथ रिलेटेड हैं, हुँ, तो ये भारत के पास वो प्रिविलेज होता है उसको ना करने का। मेरे विचार के जी। मुताबिक भारत को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये वो टॉल लीडर हैं इन सर वो तो भारत नहीं कर रहा है। लेकिन सर इसके पीछे क्या ये भी कारण है कि 12 फरवरी इलेक्शंस जो हैं, मोहम्मद यूनुस शायद इलेक्शन अवॉइड करना चाहते हैं और इस तरह से वही, कियोस्क क्रिएट करके वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ये इसी पॉइंट पे आ रहा था। इस पॉइंट को टच करने से पहले सबको समझना ज़रूरी है कि एक जुलाई एकॉर्ड, ये जुलाई जी, एग्रीमेंट जो हुआ, या जुलाई चार्टर बोलते हैं उसको, जो एक्चुअल नोमेनक्लेचर, इफ आई रिस्पेक्ट माय मेमोरी, इट इज़ कॉल्ड ए बिल्कुल, जुलाई चार्टर। ये जुलाई चार्टर जी, जुलाई के महीने में 2024 को जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था, उसको एक अनोखा किस्म की इंटरप्रिटेशन, वो कह रहे हैं ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एजिटेशन था, नंबर 1। जो भी वायलेंस वगैरह हुआ है उसको वो देख नहीं रहे हैं। नंबर 2, उनका जो चंद एक डिमांड्स है, एक डिमांड है कि एक रेफरेंडम होना चाहिए, इलेक्शन के साथ एक रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम किस चीज़ की? वो कह रहे हैं कि पूरा देश का जो रिफॉर्म्स होना चाहिए, चाहे आप फाइनेंशियल रिफॉर्म को बोलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को बोलिए, ये रिफॉर्म तब होता है जब आपका इलेक्टेड, क्योंकि एक डेमोक्रेसी है, एक इस्लामिक रिपब्लिक है, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम और डेमोक्रेसी है, और रिफॉर्म करने का सिर्फ एक ही पावर अथॉरिटी होता है इस किस्म की डेमोक्रेसी में, वो है पीपल्स मैंडेट। पीपल मैंडेट जब तक नहीं होगा, कोई पावर पे नहीं आते हैं, क्लासिकली स्पीकिंग ये रेफरेंडम होना चाहिए बाद में, इलेक्शन के बाद, मेरे समझ के मुताबिक। अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, आप कमेंट में देख सकते हैं, नहीं, मैं नहीं, ये सीखना एब्सोल्युटली राइट, राइट सर। ठीक है। बिल्कुल, ये क्योंकि इलेक्शन मोहम्मद होने यूनुस के तो बाद
एक बार ऑथराइज़ नहीं पार्टिसिपेट। है इस तरह का कोई भी फैसला लेने के लिए। करेक्ट। सो ये उससे पहले ये करने का इरादा क्या? इरादा ये है वो इलेक्शन को, जैसे आपने हिंट दिया, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, मेरा भी एनालिसिस वही कह रहा है। समय कम होने के नाते हम राउंड एंड राउंड नहीं जा सकते हैं। सीधी जवाब ये है, ये इलेक्शन को नहीं करना चाह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये इस्लामिक, जैसे ईरान का रिपब्लिक है, इसका जो क्लेरिक लीडर है खमैनी, हुँ, की तरह एक रिपब्लिक का हेड बनना चाह रहे हैं। नंबर 3, सारे जितने जुडिशियरी सिस्टम जो होते हैं ना, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, आप लेजिस्लेचर, आपका एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट तो है ही नहीं, तो उसको इलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे जो वर्टिकल होते हैं या पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये इनके नीचे सब आ जाएंगे। आर्मी भी इनके नीचे आ जाएगा। आर्मी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मतलब ऑपरेट सर कर। आसिम मुनीर इंस्पायर्ड प्लान है, आसिम मुनीर इंस्पायर्ड पूरा सब कुछ। बिल्कुल, वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 नहीं होगा, आप नाम दीजिए असीम मुरीद इंस्पायर्ड। ये मेरे समझ के मुताबिक, जितना मैं पढ़ा हूँ और रिसर्च किया हूँ, जी मेरे सर। को लग रहा है ये इस किस्म की कदम और नजरिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि हर कंटिजेंसी प्लान के लिए भारत की तरफ से ऑलरेडी स्ट्रेटेजी, काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार है। और क्या है काउंटर स्ट्रेटेजी? मैं जानता नहीं हूँ, मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ, लेकिन क्योंकि डील कुछ-कुछ लेकिन किया फिर हो अब तो सर काउंटर स्ट्रेटजी से सब मैं अपना एक पॉइंट सवाल में ऐड कर देना चाहती हूँ कि सर जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसमें कुछ रेड लाइन्स भारत को डिफाइन करने की आवश्यकता है, जिस से नॉर्थ ईस्ट को लेके लगातार बांग्लादेश प्रोवोक कर रहा है, पाकिस्तान प्रोवोक करता है, चाइना हो या कोई भी हो। आप सर कुछ इस पे ऐड कर देना प्लीज़। मैं तो कह रहा हूँ भारत को सबसे पहले पता नहीं, ये मेरा विचार है, और कब तक वेट करेंगे? जब तक ग्रेटर बांग्लादेश बन जाए तब तक वेट करेंगे क्या? या कोई पहलगाम 2 के लिए इंतज़ार करेंगे? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो है बेंचमार्क को काफ़ी आगे बढ़ा दिया है। आगे जी। बढ़ाना मतलब एस्केलेटरी लैडर में बहुत आगे पहुँचा दिया है। अभी हुँ, हिंदुस्तान का जो डॉक्ट्रिन है वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से हिला के ले आया है कहाँ पे, द स्ट्रेटेजी ऑफ, बोलते हैं ना, रेसिप्रोकल रिस्क, जहाँ पे एस्केलेटरी मैट्रिक्स, हमारे आम व्यूअर्स को समझने के लिए, जो एस्केलेटरी, जो चढ़ती लैडर होता है लड़ाई का, पहले स्लो फायर, उसके बाद मीडियम फायर, उसके बाद रैपिड फायर, जब इंटेंसिफिकेशन बढ़ती जाती है और अलग अलग कदम स्टेप लेना पड़ता है, उसको एस्केलेटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो एस्केलेटरी मैट्रिक्स का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट, ये देश को काबू में रखना निहायत आवश्यक है। मतलब कब लड़ाई शुरू करेंगे और कब लड़ाई समाप्त होगा, ये इसको वॉर गेम करके, उसका तर्क वितर्क करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, दुश्मन की तरफ से, हमारे तरफ से बिल्कुल क्रिस्टलाइज करके रखा गया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सैनिक भारत का था, अभी भी हूँ, रिटायर्ड ईयर में, मैं ही यही अंदाज लगा रहा हूँ, ये सब कुछ तैयार हालत में है। और सिर्फ एक चीज जो है, ये सिर्फ बटन दबाने से ये जो गोला फायर होगा, उससे पहले कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एक स्ट्रेटेजी में एक हाइब्रिड वॉरफेयर अगर नहीं है, ये होना चाहिए। हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है? ये एक अनगन, अब क्या, अब अननोन अननोन गनमैन, गनमैन। चाहे वो हमारा हो या ना हो, जिसका भी हो, इसको भी हाइब्रिड वॉरफेयर में मिलाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपको हाइब्रिड वॉरफेयर में मिलाना चाहिए। साइबर आपका हाइब्रिड में मिलाना चाहिए, अगर नहीं हो रहा हो। उनका जो एयर डिफेंस आज के दिन में इतना इफेक्टिव नहीं है बांग्लादेश का, वो ला रहे हैं, मंगा रहे हैं, खरीद रहे हैं, टर्की से ले रहे हैं और भी बाकी सारे देशों से ले रहे हैं। अभी सुनने मिला चाइना खूब सारा भेज रहा है, अभी जहाज भी भेज रहा है। टर्की इज पुशिंग इन ड्रोन्स एंड द, सर अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी कि एक नेपाल के थ्रू एक चाइनीज नेशनल चाइनी और नेपाली आईडी वाईडी बनवा के सारा भारत में आ गया। आ गया है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया। एक कश्मीर से पकड़ा गया, उसको पास वीजा था, बुद्धिस्ट, वो घूमने का थोड़ी सेंसिटिव एरियाज में घूम रहा था। तो ये सारी चीजें सर आ रही है रिपोर्ट, उसने पुलिस को, पुलिस ने, आर्मी ने पकड़ लिया, उसको उठा लिया। सही बात है, ये हो रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बड़ा साजिश चल रही है अभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट को कट ऑफ करने के लिए। एक्स्ट्राडिशन तो एक चीज है, दूसरा चीज है जो भारत जो अभी वो डाल रहा है ना प्रेशर, कि पावर काट देंगे, कॉटन सप्लाई नहीं हम्म। करेंगे, पानी नहीं देंगे, ये ना अलग अलग लिवरेजेस हैं भारत के पास। जो चीजें आप पाकिस्तान के ऊपर लगाए हो, वो तो इवन नॉट इवन 5-10% पाकिस्तान के ऊपर उसको बढ़ा भी सकते हैं।
बांग्लादेश के ऊपर आपके पास, हिंदुस्तान के पास बहुत सारे लिवरेजेस हैं। वो कह रहे हैं एक लिवरेज को आप अप्लाई करोगे, आप देख लो, हम आपको सबक सिखाएंगे। तो जब वो देख लो वाला सवाल आता है, एक सॉफ्ट स्टेट, एक कमजोर जो देश होता है, वो क्या अनड्यू एक्सप्लॉइट करना शुरू करता है, अनड्यू एडवांटेज लेना शुरू करता है। तो क्या हिंदुस्तान को क्या करना है? क्या वही पुराना सिस्टम, एक गाल थप्पड़ मारता है दूसरे गाल दिखाएंगे, या इस बार भी कोई मुंह तोड़ जवाब देना? मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान को इस बार छोड़ना ना और नेवर। ये बांग्लादेश की जो क्रिएशन, बांग्लादेश का आपके ही पॉडकास्ट में मेरे ख्याल से कवर हुआ है कि बांग्लादेश के अगर वो एक चिकन नेक के पीछे पड़े हैं, तो बांग्लादेश के आज के दिन में 3 चिकन नेक है। एक साउथ दिनाजपुर के जी, पीछे, बिल्कुल। साउथ दिनाजपुर आप धुबरी से जो करता है ना सीधा, आप अगर काट लोगे, दूसरा है 3 बीघा, और तीसरा आपका जहाँ चकमास रहते हैं हिंदू पॉपुलेशन, जो 1947 में हुआ था, क्या जगह का नाम क्या है? सर वो म्यांमार की तरफ है ना कुछ, मुझे वो नहीं नाम नहीं, याद वो नहीं त्रिपुरा के साथ बॉर्डर है, त्रिपुरा के साथ बॉर्डर। व्हाट इज द नाम, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। एनीवे, 3 चिकन नेक है, उसको आसानी से कट ऑफ किया जा सकता है आज के दिन में। है। 3 बीघा ऐसा एक जगह है, उनके 2-3 गांव है जहां पे 15 से 25 हजार लोग डेली आते हैं और जाते हैं। एक कॉरिडोर दिया गया है, 3 बीघा, ठीक है कि नहीं? वो जी, कॉरिडोर वो हिंदुस्तान का है, उसको यूज करके आते हैं बांग्लादेश में काम करने के लिए, फिर वापस आते हैं। अगर उस तरफ कॉरिडोर दे रखे हैं, तो हिंदुस्तान काफी सालों से प्रपोजल दे रहा है। हमारा हिल्ली तुरा, तुरा है मेघालय में, तुरा से जी, लेके हिल्ली है कोलकाता के पास, वहां तक एक कॉरिडोर हम कह रहे हैं। ये 110 या 120 किलोमीटर दूरी है। ये ब्लूप्रिंट तैयार है, 2016 से प्रपोजल के ऊपर प्रपोजल देते रहे। शेख हसीना उसको साइन नहीं किए, 3 बार उनके पास पुट अप हुआ है। और उसको अगर आप दे देते हैं, तो ये बिल्कुल आपका जो बांग्लादेश का जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको भी कट ऑफ करने का काफी खतरा रहता है। और ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि हमारे तुरा से या मेघालय से जो चीजें, बैम्बू एक ऐसा प्रोडक्ट है, बैम्बू हो हाँ, गया, चाय पत्ती हो गया, वहां से आपके लाइमस्टोन आता है, कोल भी आता है उधर से। ये 630 किलोमीटर लंबा रूट के बाद जाके कोलकाता पोर्ट में पहुंचता है। और इंस्टेड ऑफ 630 किलोमीटर, आप 120 किलोमीटर का अगर रोड बना देंगे, तो आपका इधर ये होता है। अगर आपने बांग्लादेश को इतना फेवर दिया है, कितना हमारे एनक्लेव थे, 251 एनक्लेव हमने उनको दे रखे हैं, उनका है 50 या 51 कुछ एनक्लेव हैं। 10,000 एकर्स ऑफ लैंड अप्रोक्सीमेटली वी हैव गिवन टू देम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बांग्लादेश से ये क्यों नहीं उम्मीद कर? सो हार्ड बार्गेनिंग करना पड़ेगा। दीज आर ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज। तो इसका क्या होगा क्या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं, हर कोई कंटिजेंसी के लिए भारत सरकार और जो आर्म फोर्सेस हैं, वो तैयार हालत में बैठे हैं। बस हमें इंतजार है एक ट्रिगर की। ये ट्रिगर हिंदुस्तान की तरफ से नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान की तरफ से ट्रिगर हो जाता है, तो ये बहुत एक ये हिंदुस्तान को काफी दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल मीडिया से। दूसरा, एक हमारा नाम भी बदनाम होगा। तो वो ट्रिगर बड़ा नाजुक चीज होता है। वो ट्रिगर कौन है? बांग्लादेश देगा तो क्या ट्रिगर होगा, हिंदुस्तान अगर होगा तो कौन सा ट्रिगर को एक्सेप्ट करके आगे की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है और लगातार जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, वो लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और जो स्टूडेंट लीडरशिप है, जिसमें हसनत अब्दुल्ला की बात करें, नेशनल सिटीज़न पार्टी, जो नई स्टूडेंट पार्टी है, वो लगातार भारत को उकसाने और भारत विरोधी बयान और नॉर्थ ईस्ट को लेकर लगातार उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। लेकिन जैसे कि सर आपने बोला कि एक छोटा, कमज़ोर व्यक्ति जो है, वो बड़े जो शक्तिशाली इंसान होता है, उस पे लगातार उसके आगे इस तरह की एक्टिविटीज़ करता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये नहीं मारेगा। लेकिन जब वो मारेगा तो सीधा उसको मतलब एकदम फिनिश कर देगा। तो वो भारत की जो है टॉलरेंस को शायद आज़मा रहा है, लेकिन ये है कि कब तक भारत इस नॉनसेंस को झेलेगा। और कहीं न कहीं जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश एक्टिवेट हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसके लिए भी भारत कुछ एक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।